क्विक रिवीजन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो ध्यान देना, ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है CSI नेट एंड गेट के लिए। जितनी भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कंप्लीट यहाँ पर शॉर्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से फॉर्मूले आपको याद रखने, कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। कहने का मतलब पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कुछ ही समय में यहाँ पर मैं फिनिश कर दूंगा फॉर्मूले के बेसिस पर, ठीक है ना। तो ये वीडियो एक तरह से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पर कई कॉन्सेप्ट आपको पता चलेगा और ये भी आपको पता चलेगा कि रिवीजन के टाइम आपको क्या क्या ध्यान रखने हैं। समझ में आ रहा है ना। तो एक तरह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को यहाँ पर समराइज करके मैं आपको बताऊंगा। हर टॉपिक को यहाँ पर डिटेल में अपन नहीं करेंगे, केवल समराइज करेंगे, ठीक है ना। फॉर्मूलेज की बात करेंगे, फॉर्मूलेज के अंदर कौन कौन से टर्म को हम क्या बोलेंगे उसको एक्सप्लेन करेंगे, ज़्यादा कुछ डिटेल में बात नहीं करेंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है ना। तो कुछ ही समय में इसको हम कंप्लीट कर देंगे, आप अच्छी तरह से देखना। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के द्वारा हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो वहाँ पर बेसिकली अपन इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस काम में लेते हैं। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो एनोड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जबकि कैथोड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के दौरान करते हैं। अब देखो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के दौरान जो कैथोड होता है, कैथोड के सरफेस पर पॉजिटिव आयन का डिपोजिशन होता है, जबकि एनोड के सरफेस पर नेगेटिव आयन का डिपोजिशन होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, कभी कभी क्या करते हैं, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान क्या होता है कि कैथोड पर कौन जाता है, कैथोड पर तो जाता है भाई पॉजिटिव आयन क्योंकि उनका रिडक्शन होता है। एनोड पर कौन जाता है, नेगेटिव आयन, उनका ऑक्सीडेशन होता है। समझ में आ रहा है ना। कभी कभी क्या होता है कि कैथोड पर जाने के लिए 2 और मोर देन 2 टाइप्स के आयन सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है। इसी तरह से एनोड पर जाने के लिए भी 2 और मोर देन 2 टाइप्स के आयन सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं। ऐसे केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रोड के सरफेस पर एक से ज़्यादा आयन्स जाने लगते हैं, एक तरह से उनके बीच कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे यूँ समझो आप, सपोज करो कि कैथोड के सरफेस पर एक तो H+ आयन और एक Na+ आयन का डिपोजिशन हो सकता है ना। सॉल्यूशन के अंदर 2 प्रकार के कैटायन है, H+ भी है, Na+ भी है। अब अपन को पता है कि कैथोड के सरफेस पर ये दोनों ही, क्योंकि कैथोड नेगेटिवली चार्ज है, कैथोड क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, तो ये भी इसकी तरफ जाएगा और ये भी इसकी तरफ जाएगा। तो इन दोनों में से कैथोड के सरफेस पर कौन सा आयन डिपॉजिट होगा। देखो इसके लिए हम डिस्चार्ज पोटेंशियल की सीरीज को देखते हैं। इन दोनों में से जिस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है वही कैथोड के सरफेस पर पले जाएगा। तो जब यहाँ पर आप देखोगे डिस्चार्ज पोटेंशियल की सीरीज, तो देखिए यहाँ पर सीरीज लिखी हुई है, ये क्या कैटायन है ना, तो डिस्चार्ज पोटेंशियल के कैटायन वाली सीरीज देखो ये। अब देखो यहाँ पर डिस्चार्ज पोटेंशियल के कैटायन वाली सीरीज लिखी है जिसमें Li+, K+, Ba+, Sr+, Ca++2, Sr+2, Ca+2, Na+ लिखा हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज वगैरह ये सब लिखे हुए हैं। अब देखो यहाँ पर कौन सा आयन है, H+ है और Na+ है। देखो यहाँ पर एक तो H+ है, आप ध्यान देना, H+ इसके अंदर आप सर्च करो ये रहा, और दूसरा कौन सा है, दूसरा है Na+। इसके अंदर कहाँ पर है आप देखो, यहाँ पर ध्यान देना ये रहा। देखो H+ काफी नीचे है, Na+ ऊपर है। मतलब करने का मतलब है कि Na+ का डिस्चार्ज पोटेंशियल, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर है, Na+ का डिस्चार्ज पोटेंशियल H+ से क्या ज़्यादा है, तो डिस्चार्ज पोटेंशियल कम किसका हुआ, H+ का। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोड के सरफेस पर ये नहीं पहुंचेगा, कौन पहुंचेगा, H+, और H+ यहाँ पर इस कैथोड पर जाकर डिपॉजिट होगा, Na+ नहीं होगा। तो करने का मतलब है डिस्चार्ज पोटेंशियल की सीरीज आपके ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने में काम में आती है। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल की ये जो सीरीज, इसका ऑर्डर आपको कंप्लीट पता होना चाहिए। देखो ध्यान देना, A9 के डिस्चार्ज पोटेंशियल की ये सीरीज, इसको आप एक ट्रिक से याद रख लेना। देखो ध्यान देना, F- SO4 -2 NO3 OH Cl Br I-, इसको याद रख लेना। फिर शिव नाम और कल बाहर आया, कैसे ध्यान रखोगे, फिर शिव नाम और कल बाहर आया। ये नेगेटिव आयन्स के डिस्चार्ज पोटेंशियल की सीरीज हो गई। इसी तरह पॉजिटिव आयन के डिस्चार्ज पोटेंशियल की सीरीज है, ये भी आपको कंप्लीट याद होना चाहिए। इसको अलग से याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक्चुअली जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जिसके आगे मैं ट्रिक बताऊंगा, उसी सीरीज के बेसिस पर इसको लिख सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितने भी आयन है पॉजिटिव नेगेटिव आयन, उनमें से मैंने पॉजिटिव आयन्स को यहाँ पर अलग से लिख दिया है।
क्लियर है। देखो इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कैथोड और एनोड के सरफेस पर जो सब्सटेंस डिपॉजिट होते हैं तो उन सब्सटेंस के डिपॉजिट क्वांटिटी की कैसे कैलकुलेशन करोगे, इसके लिए अपन फेराडेज लॉ काम में लेते हैं। तो यहाँ पर फेराडेज लॉ है, फेराडेज के दो लॉ है, एक तो फेराडेज फर्स्ट लॉ और एक होता है फेराडेज सेकेंड लॉ। देखो फेराडेज फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, देखो ध्यान देना, फेराडेज फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखना डब्लो, देखो डब्लो इक्वल EQ/96500, ठीक है ना। इस तरह से लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, पूरा लिख देता हूँ इसको। देखो W इक्वल ZQ होता है, ZQ, W इक्वल ZQ इक्वल EQ/96500 इक्वल EIT/96500। देखो यहाँ पर W तो क्या है, W क्या है, W इलेक्ट्रोड के सरफेस पर डिपॉजिट होने वाले सब्सटेंस की ग्राम में क्वांटिटी। ध्यान देना W क्या है, इलेक्ट्रोड के सरफेस पर डिपॉजिट होने वाले सब्सटेंस की ग्राम में क्वांटिटी। Z को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट इक्विवेलेंट, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोवेलेंट इक्विवेलेंट इसको बोलते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। Z की वैल्यू होते हैं E/96500। Q एक्चुअली सॉल्यूशन के अंदर पास्ट चार्ज है कूलाम के अंदर, क्या है, सॉल्यूशन में पास होने वाला चार्ज है कूलाम के अंदर। समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पर देखो ध्यान देना EQ/96500, E का मतलब यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट है, Q वही चार्ज इन कूलाम है। देखो Q के स्थान पर यहाँ पर रख दिया अपने IT का मतलब है करंट इन एम्पियर, करंट इन एम्पियर। ध्यान देना T टाइम इन सेकेंड, ठीक, किसमें, टाइम इन सेकंड है। ये फेराडेज फर्स्ट लॉ गया। देखो इसी तरह फेराडेज के सेकंड लॉ की बात कर सकते हैं। फेराडेज का सेकंड लॉ क्या है, जब हम अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को एक सीरीज में कनेक्ट करते हैं और उन सभी के अंदर समान चार्ज पास करते हैं, ध्यान देना सभी सेल में जब समान चार्ज पास करते हैं तो इलेक्ट्रोड की सरफेस पे डिपॉजिट होने वाले सब्सटेंस के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होते हैं। यहाँ पर लिखा है अपन देख, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फर्स्ट इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सेकंड। करने का मतलब किसी एक इलेक्ट्रोड पर किसी सब्सटेंस के जितने ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होंगे दूसरे इलेक्ट्रोड पर दूसरे सब्सटेंस के भी उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होंगे, इनकी संख्या बराबर होती है। और ग्राम इक्विवेलेंट को वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए यहाँ पर W1/E1 इक्वल W2/E2 हमने लिखा है। समझ में आ रहा है यहाँ तक। देखो नेक्स्ट यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है नेटा इक्वल Q रिक्वायर्ड अपॉन Q फ्लो इनटू 100। देखो ये सेल इफिशिएंसी का फॉर्मूला है, जो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसकी इफिशिएंसी कितना, उसका फॉर्मूला है। नेटा का मतलब सेल इफिशिएंसी हो गई, Q रिक्वायर्ड का मतलब जैसे सपोज करो एक इलेक्ट्रोड है, मान के चलो कि ये है, आपको सपोज करो इस इलेक्ट्रोड पर सोडियम को डिपॉजिट करना है। अब मान के चलो सोडियम के 23 ग्राम आपको इसमें डिपॉजिट करना है इस इलेक्ट्रोड पर। आपने क्या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर करंट पास किया, जिसके परिणाम स्वरूप सोडियम इसके सरफेस पे डिपॉजिट हो रहा है। मान लो आपको सोडियम के 23 ग्राम इसके सरफेस पे डिपॉजिट करना है, तो सोडियम के 23 ग्राम इसके सरफेस पर डिपॉजिट करने के लिए, ठीक है ना, आपको कितना चार्ज पास करना पड़ेगा सॉल्यूशन, मतलब कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट है, वो है क्यू रिक्वायर, ठीक है ना। अब सपोज करो मान के चलो कि यहाँ पर 23 ग्राम सोडियम डिपॉजिट करने के लिए सपोज करो आपको 1 फेराडे चार्ज की रिक्वायरमेंट है, 1 फेराडे चार्ज की रिक्वायरमेंट है, तो 1 फेराडे तो हो गया क्यू रिक्वायर्ड। जबकि क्यू फ्लो क्या है, देखो ध्यान देना, क्यू फ्लो क्या है, क्यू फ्लो सॉल्यूशन के अंदर कितना चार्ज आपने पास किया। देखो आपको तो रिक्वायर्ड तो केवल 1 फेराडे चार्ज की है, लेकिन आपको सॉल्यूशन में ज़्यादा चार्ज पास करना पड़ेगा। सॉल्यूशन में आपको चार्ज पास करना पड़ेगा जैसे 1.5 फेराडे एटसेट्रा, इस तरह से। तो 1.5 फेराडे में से 1 फेराडे चार्ज तो किस में काम में आ गया, इस डिपोजिशन में। बाकी जो 0.5 फेराडे चार्ज बचा वो एक्चुअली उस सेल के अंदर कंज्यूम हो जाता है, वो हीट के रूप में खत्म हो गया। करने का मतलब जितना चार्ज आपको चाहिए उससे ज़्यादा चार्ज आपको पास करना पड़ेगा। तो ये क्यू फ्लो, ये क्यू रिक्वायर्ड इनटू 100। अब मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट किसी को नहीं होगा। देखो नेक्स्ट है यहाँ पर कंडक्टिविटी C, समझ में आ रहा है। C इक्वल 1/R है, R का मतलब रेजिस्टेंस है, C मतलब कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी की यूनिट यहाँ पर होगी ओम इनवर्स, क्या होगी, ओम इनवर्स या फिर मो या फिर सीमेन। सीमेन इसकी ऐसा यूनिट है। रो को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इक्वल होता है RA/L। R वही रेजिस्टेंस, A एक्चुअली क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, L लेंथ ऑफ वायर या लेंथ ऑफ कंडक्टर। समझ में आ रहा है ना। देखो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया सेंटीमीटर, ये हो गया ओम। तो इस पूरे को जब सॉल्व करोगे आप तो यहाँ पर होगा ओम सेंटीमीटर, या मैं कह दूँ सेंटीमीटर पर मो, सेंटीमीटर मो इनवर्स या सेंटीमीटर पर सीमेन आप इसको बोल सकते हो।
या मीटर सीमेन भी आप इसको बोल सकते हैं, मीटर पर सीमेन, ठीक है ना। इस तरह से इसकी यूनिट आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। इसकी बात करें के का मतलब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, के का मतलब क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। के इक्वल होता है L बाई ए इंटू 1/r। देखो L लेंथ ऑफ कंडक्टर, या मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ, देखो ध्यान देना, L का मतलब एक्चुअली हो गया डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड। एक जो कंडक्टोमेट्रिक सेल है उसमें दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस क्या है, वो L है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा वो A है। तो A तो हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया, L हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। R आपको पता है इसे, ठीक है। देखो L अपॉन A को बोलते हैं हम सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं L अपॉन A को, सेल कांस्टेंट हम इसको बोलते हैं। समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। फिर बात करते हैं हम लेमडा एम इक्वल होता है K इंटू 1000 अपॉन M, ठीक है ना। K का मतलब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है। यहाँ पर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आपको ध्यान रखनी है, इसके लिए यूनिट होनी चाहिए मो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सॉरी मो पर सेंटीमीटर। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आपको किस में रखनी है, मो पर सेंटीमीटर में रखनी है, मो पर सेंटीमीटर में। समझ में आ रहा है, ठीक है। एम मोलरिटी, मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन है। ऐसा करने पर जो मोलर कंडक्टिविटी आपके पास आएगी, मोलर कंडक्टिविटी आएगी मो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, किस में आएगी, मो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। लेमडा इक्यू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, के बिल्कुल सेम है, इसे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, एन का मतलब नॉर्मेलिटी है। ऐसा करने पर यहाँ पर जो लेमडा इक्यू आएगा वो आएगा किस में आएगा, ये लेमडा इक्यू, देखो मो सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, मो सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। समझ में आ रहा है। इसी तरह से हम बात कर सकते हैं लेमडा इक्यू, देखो लेमडा इक्यू कल होगा लेमडा एम अपॉन वैलेंस फैक्टर। समझ में ना, वैलेंस फैक्टर आप जानते ही होंगे कि कोई भी साल्ट है उसमें टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव आइंस कितने हैं, टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, वो वैलेंस फैक्टर है। समझ में आ रहा है ना, क्लियर यहाँ तक। तो देखो ध्यान देना, ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में रिलेशन है। किसी आयन की बात करें तो किसी आयन पर जो भी चार्ज प्रेजेंट है वही उसका वैलेंस फैक्टर है। जैसे SO4-2 सल्फेट पर -2 चार्ज है तो वैलेंस फैक्टर 2 होगा, फॉस्फेट पर -3 चार्ज है तो वैलेंस फैक्टर 3 होगा। इस तरह से आप देख सकते हो। देखो डाइल्यूशन बढ़ाने के साथ साथ मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्यों घटती है। एक बात ध्यान देना, यहाँ पर मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि डाइल्यूशन बढ़ाने के साथ ये बढ़ता है, ये बढ़ता है, ये घटता है, ऐसा क्यों होता है। अगर आपको डिटेल में स्टडी करनी है तो उस कंडीशंस में आपको कंप्लीट डिटेल नोट्स देखने पड़ेंगे। ये केवल मैं इसको समराइज करके आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम के टाइम प्रिपरेशन करते समय आपको एक्चुअली नोट्स इस तरह से बनाना है, की पॉइंट्स आपको नोट्स के अंदर लिखने, ताकि आप उसको तेजी से रिवाइज कर सको, ठीक है ना। अगर आपको डिटेल में नोट्स चाहिए तो उस कंडीशंस में आप गिवन नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम वहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। समझ में आ रहा है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, कोलराउस लॉ, ठीक है, कोलराउस लॉ। देख कोलराउस लॉ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल है, वीक इलेक्ट्रोलाइट पर कोलराउस लॉ अप्लाई नहीं होता। कोलराउस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर किसी इलेक्ट्रोलाइट की जो टोटल कंडक्टिविटी होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो टोटल कंडक्टिविटी होती है उसमें प्रेजेंट सभी आइंस की मोलर आयनिक कंडक्टिविटी का सम होती है। जितने भी आइंस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में प्रेजेंट है सभी आइंस की मोलर आयनिक कंडक्टिविटी का आप सम कर दो, उस इलेक्ट्रोलाइट की टोटल मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। यहाँ पर एक इक्वेशन है कोलराउस लॉ के बेसिस पे हम लिखते हैं लेमडा एम इक्वल लेमडा एम इनफाइनाइट माइनस के अंडर रूट सी। समझ में आ रहा है ना। देखो ध्यान देना, यहाँ पर सी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर, जो के है उसको कोलराउस कांस्टेंट बोलते हैं। कोलराउस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो स्टाइकियोमेट्री पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोलाइट के किस पे डिपेंड करती है, स्टाइकियोमेट्री पर डिपेंड करती है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। और अगर हम यहाँ पर लेमडा एम और अंडर रूट सी, यहाँ पर लेमडा एम लो, यहाँ पर अंडर रूट सी लो, दोनों के बीच ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ इस तरह का दिखने को मिलता है, जिसका स्लोप होगा माइनस के बराबर। इसका स्लोप किसके बराबर होगा, माइनस के बराबर। समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। देख कोलराउस लॉ के बेसिस पर हम किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्टिविटी देख सकते हैं। जैसे मान के चलो अपन को एसिटिक एसिड की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी देखनी है तो आप क्या करो, इसमें देखो कौन सा आयनाइन प्रेजेंट है, CH3COO माइनस, CH3COO माइनस से बनने वाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सोडियम एसीटेट बना दिया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर H प्लस है, H प्लस से बनने वाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट HCl बना दिया। अब यहाँ पर देखो एसीटेट आयन इसमें गया,
H प्लस इसमें गया तो बचा क्या है Na और Cl, तो NaCl यहाँ पर एक्स्ट्रा गया। इसका मतलब है कि अगर आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इसकी मोलर कंडक्टिविटी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी मोलर कंडक्टिविटी और इसकी मोलर कंडक्टिविटी का सम कर दो, दोनों की मोलर कंडक्टिविटी को जोड़ दो और उसमें से NaCl की मोलर कंडक्टिविटी को माइनस कर दो। ऐसा करने पर आपके सामने इसकी मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। समझ में आ रहा है? आपको फिर बता रहा हूँ, अगर आपको डिटेल में नोट्स चाहिए तो इनके बहुत सारे न्यूमेरिकल ऑलरेडी नोट्स के अंदर करवा रखे हैं, ठीक है ना। आप गिवन नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर हमारा जो ई लर्निंग ऐप है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है? देखो नेक्स्ट है यहाँ पर अल्फा। अल्फा को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। समझ में आ रहा है ना? देखो अल्फा की वैल्यू आप इस तरह से निकाल सकते हैं, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट या फिर लैम्डा ई के अपॉन लैम्डा ई क्यू इनफाइनाइट। समझ में आ रहा है ना? और लैम्डा एम की वैल्यू हो सकता है आपको डायरेक्ट दे दी जाए या लैम्डा एम की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको डाटा दे दिया जाए। यहाँ से लैम्डा एम और लैम्डा ई की वैल्यू आप निकाल सकते हो सकता है के की वैल्यू आपको नहीं दे रखी हो तो के की वैल्यू के लिए भी आपको अलग से डाटा दे दिया जाए। तो इस तरह से यहाँ पर आप ये निकाल सकते हो। देखो नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए के साल्ट मतलब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी साल्ट इंटू 1000 अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट आपको फॉर्मूला काम में लेना है। देखो के साल्ट स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ साल्ट कैसे निकालोगे? आपको जो सॉल्यूशन की स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दे रखी होगी, सॉल्यूशन की स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में से वाटर की स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को आप माइनस कर दो। जैसे आप सॉल्यूशन की स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में से वाटर के स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को माइनस करोगे, के साल्ट आपके पास आ जाएगा। वैल्यू रखकर आपको सोल्व करना है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बस यहाँ पर ध्यान रखना है जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आपको मो पर सेंटीमीटर में ही रखनी है। किस में रखनी है? मो पर सेंटीमीटर में। मोलर कंडक्टिविटी मो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में आपको रखने, मो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में आपको रखने हैं। ऐसा करने पर जो सॉल्युबिलिटी आएगी वो मोल पर लीटर में आपके पास आएगी। यदि सॉल्युबिलिटी आपको मोल पर लीटर के अलावा अदर यूनिट्स के अंदर कैलकुलेट करना है तो उस कंडीशन से में आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो टी प्लस का मतलब ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटाइन। ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटाइन कैसे निकालोगे? आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटाइन अपॉन आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटाइन प्लस आयनिक मोबिलिटी ऑफ एनाइन। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटाइन आप ऐसे भी निकाल सकते हो, आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटाइन अपॉन आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटाइन प्लस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एनाइन। ऐसे भी आप निकाल सकते हो। जिस तरह से हमने कैटाइन का ट्रांसपोर्ट नंबर की बात करी उसी तरह से एनाइन के ट्रांसपोर्ट नंबर की भी बात कर सकते हैं। बस अंतर क्या है कि जब एनाइन का ट्रांसपोर्ट नंबर आप कैलकुलेट करोगे तो उस कंडीशन में यहाँ पर म्यू माइनस नीचे सेम रहेगा, यहाँ पर लैम्डा माइनस नीचे सेम रहेगा, इतना सा डिफरेंस होगा। देखो कैटाइन और एनाइन का ट्रांसपोर्ट नंबर का रेशियो आयनिक मोबिलिटी के रेशियो के बराबर होता है, तो आयनिक कंडक्टिविटी के रेशियो के बराबर होता है। ट्रांसपोर्ट नंबर का सम हमेशा 1 के बराबर होता है, ठीक है ना। देखो ध्यान देना यहाँ पर लिखा हुआ है वी आयन। वी आयन का मतलब है जब आप किसी सॉल्यूशन पर कोई पोटेंशियल अप्लाई करोगे तो उसमें आयन्स की स्पीड कितनी होगी, ये वेलोसिटी ऑफ आयन है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में वेलोसिटी ऑफ आयन है, वेलोसिटी ऑफ आयन इन सेंटीमीटर पर सेकंड। किसमें? सेंटीमीटर पर सेकंड। म्यू आयन आयनिक मोबिलिटी ऑफ आयन से, यहाँ पर डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस है, डी बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड है। डेल्टा वी बाई डी को पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट ओल्ट पर सेंटीमीटर। इसकी यूनिट क्या होगी? ओल्ट पर सेंटीमीटर। इसी के बेसिस पर आप आयनिक मोबिलिटी की यूनिट भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। देखो लैम्डा आयन इक्वल एफ इंटू म्यू आयन होता है, ठीक है ना। तो आयनिक कंडक्टिविटी निकालने का एक फॉर्मूला है। आप आयनिक मोबिलिटी को फेराडे कांस्टेंट 96500 से मल्टीप्लाई कर दो, आयनिक मोबिलिटी हो जाएगा। अब ये कैटाइन के लिए भी अप्लाई होता है, एनाइन के लिए भी अप्लाई होता है। यदि आपने आयनिक मोबिलिटी कैटाइन के लिए तो आयनिक कंडक्टिविटी कैटाइन की आएगी, आयनिक मोबिलिटी एनाइन के लिए तो आयनिक कंडक्टिविटी भी एनाइन की आएगी। समझ में आ गया होगा। देखो ये फॉर्मूला है आयनिक, ये फॉर्मूला है एक्टिविटी का। देखो एक्टिविटी इक्वल गामा सी होता है, एक्टिविटी इक्वल गामा सी होता है। गामा एक्टिविटी कोफिशिएंट है, सी कंसंट्रेशन। यहाँ पर कंसंट्रेशन को आप मोलर में ले सकते हो, मोलल में ले सकते हो, मतलब मोलेरिटी में ले सकते हो, मोलेलिटी में ले सकते हो, मोल फ्रैक्शन में ले सकते हो, किसी भी यूनिट में ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कंसंट्रेशन को मोलेरिटी में लोगे तो यहाँ पर भी मोलेरिटी आएगी, मोलेलिटी में लोगे तो यहाँ पर भी मोलेलिटी आएगी, मोल फ्रैक्शन में लोगे तो ये यूनिट लेस हो जाएगा तो यहाँ पर भी यूनिट लेस होगा, ठीक है ना। गामा जो एक्टिविटी कोफिशिएंट है, एक्टिविटी कोफिशिएंट डायमेंशन लेस होता है, यूनिट लेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट अपन यहाँ पर देख सकते हैं ए प्लस माइनस। देखो ए प्लस माइनस इक्वल होता है एक्स के पावर एक्स, वाई के पावर वाई के पावर 1 बाई एक्स प्लस वाई, गामा प्लस माइनस एम, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ए प्लस माइनस का मतलब होता है मीन एक्टिविटी। क्या होता है इसका मतलब? मीन एक्टिविटी। समझ में आ रहा है। इधर से मिटा दो थोड़ा सा, ये नोट कर लिया सभी ने।
नहीं किया हो तो वीडियो को पॉज करके पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद आगे आप देख लेना। समझ में आ रहा है सभी को? अब देखो ध्यान देना, समझना। देखो मेन आयनिक एक्टिविटी यहाँ पर लिखा है A प्लस माइनस, इसका मतलब होता है A प्लस, इसका मतलब होता है यहाँ पर A प्लस प्लस A माइनस अपॉन 2, ये होता है मेन आयनिक एक्टिविटी, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो गामा प्लस माइनस मतलब ये मेन एक्टिविटी कोएफिशिएंट होता है। क्या होता है? मेन एक्टिविटी कोएफिशिएंट, और गामा प्लस प्लस गामा माइनस अपॉन 2, M मोलेलिटी है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर x और y क्या है? x नंबर ऑफ कैटायन, y नंबर ऑफ एनायन। जैसे सपोज करो ये है Al2SO4 का होल 3, ये साल्ट है, तो देखो ये नंबर ऑफ कैटायन ये x हो गया, नंबर ऑफ एनायन ये y हो गया, ये xy। समझ में आ रहा है यहाँ तक? किसी कोई डाउट है क्या? तो इसके बेसिस पर आप किसी इलेक्ट्रोलाइट की मेन एक्टिविटी की कैलकुलेशन कर सकते हो। देखो यहाँ पर लिखा है लॉग गामा प्लस माइनस, एक्चुअली क्या रिलेशन बिटवीन मेन एक्टिविटी कोएफिशिएंट एंड आयनिक स्ट्रेंथ। आई का मतलब क्या? आयनिक स्ट्रेंथ। मेन एक्टिविटी कोएफिशिएंट और आयनिक स्ट्रेंथ के बीच क्या रिलेशन, उसका फॉर्मूला है, इसको अपन डी बाई हकल लिमिटिंग लॉ के बेसिस पर कैलकुलेट कर दे। किससे? डी बाई हकल लिमिटिंग लॉ से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। देखो फॉर्मूला है लॉग गामा प्लस माइनस इक्वल माइनस ए जेड प्लस जेड माइनस। ए का मतलब डी बाई हकल लिमिटिंग कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 0.509, ये इसकी वैल्यू होती है जेड प्लस एंड जेड माइनस, यहाँ पर वैलेंस ऑफ आयन है, ठीक है। वैलेंस ऑफ आयन से मतलब जैसे यहाँ पर Al प्लस 3 है तो यहाँ पर Z प्लस की वैल्यू होगी 3, यहाँ पर SO4 माइनस 2 है तो Z माइनस की वैल्यू होगी 2। यहाँ पर वैलेंस लेनी, साइन आपको काम में नहीं लेना, जैसे SO4 माइनस 2 है तो माइनस 2 आपको यहाँ पर काम में नहीं लेना, ये आपको ध्यान होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? आई का मतलब है आयनिक स्ट्रेंथ। आई से क्या किसको रिप्रेजेंट करते हैं? आई से आयनिक स्ट्रेंथ को। आयनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है 1/2 समेशन CiZi²। इसका मतलब होता है देखो 1/2 ब्रैकेट के अंदर आएगा C1Z1 स्क्वायर प्लस C2Z2 स्क्वायर प्लस C3Z3 स्क्वायर, इस तरह से कंटिन्यू चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो Ci होता है वो क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ आइथाइन, Zi क्या है? वैलेंस ऑफ आइथाइन। समझ में आ रहा है? जैसे एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में सपोज करो A+3 है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में SO4 माइनस 2 है, इसकी कंसंट्रेशन 0.1 है, इसकी कंसंट्रेशन 0.02 है, ये मान लिया। समझ में आ रहा है? तो ये तो हो गया C1, ये हो गया C2। चार्ज की बात करें Zi की, तो देखो वैलेंस ऑफ आइथाइन यहाँ पर होगा 3 का स्क्वायर, Zi स्क्वायर है ना, 3 का स्क्वायर, यहाँ पर होगा Zi स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर होगा 2 का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये होगा, देखो C1Z1 स्क्वायर मतलब 0.01 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस C2Z2 स्क्वायर 0.02 इंटू 2 का स्क्वायर। इस तरह से आप यहाँ पर वैल्यूज रखोगे। समझ में आ गया होगा? कोई डाउट किसी को नहीं होगा? देखो ध्यान देना, नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ पर यह है लेमडा m इक्वल लेमडा m इनफाइनाइट माइनस a प्लस बी लेमडा m इनफाइनाइट √c। समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला है। देखो ध्यान देना, ये डी बाई हकल ओनसेगर इक्वेशन है। क्या ये? डी बाई हकल ओनसेगर इक्वेशन। यहाँ पर देखो लेमडा m तो क्या है? मोलर कंडक्टिविटी, लेमडा m इनफाइनाइट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, ठीक है ना। देखो C √c, C लिखा हुआ है, C क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है। C क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है। देखो A की वैल्यू है 82.4 अपॉन dt के पावर 1/2 नीटा। क्या है? 82.4 अपॉन dt के पावर 1/2 नीटा, ठीक है ना। ये A की वैल्यू है, ठीक है। D का मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, T का मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, नेटा मतलब विस्कोसिटी कोएफिशिएंट है। क्या है? विस्कोसिटी कोएफिशिएंट। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पर विस्कोसिटी आ रहा है ना, देखो ध्यान देना, डी बाई हकल ओनसेगर इक्वेशन की जब हम डेरिवेशन करते हैं तो वहाँ पर दो तरह के फैक्टर्स काम में लेते हैं। एक तो होता है एसिमेट्रिक इफेक्ट या फिर रिलैक्सेशन इफेक्ट, एक होता है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट और विस्कोसिटी इफेक्ट। तो ध्यान देना, ये जो टर्म आती है ए, ये विस्कोसिटी फैक्टर के ट्रीटमेंट से आती है, या मैं कहते इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट का रिजल्ट है। इसी तरह से देखो यहाँ पर जो बी लिखा है, बी का मतलब है 8.2 × 10⁵ अपॉन dt के पावर 3/2। ये जो टर्म होती है वो एसिमेट्रिक इफेक्ट के कैलकुलेशन से आती है। ध्यान देना, मैंने कहा ना डी बाई हकल ओनसेगर इक्वेशन के डेरिवेशन दो फैक्टर्स के बेसिस पे करते हैं, एसिमेट्रिक इफेक्ट जिसको रिलैक्सेशन इफेक्ट भी कहते हैं, जिसका रिजल्ट ये टर्म होते हैं, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट जिसका रिजल्ट ये टर्म होती है। समझ में आ गया होगा? देखो लेमडा डी इसको बोलते हैं डी बाई लेंथ या डी बाई हकल स्क्रीनिंग लेंथ, या मैं कहते इसको डी बाई रेडियस भी बोला जाता है,
ठीक है ना। देखो ध्यान देना, जो सिमेट्रिक आयनिक एटमॉस्फेयर होता है जिसमें क्या होता है कि प्रत्येक कैटायन एनाइन के द्वारा सराउंडेड होता है, इस तरह प्रत्येक एनाइन कैटायंस के द्वारा स्फेरिकल फॉर्म में सराउंडेड होता है। ये जो सिमेट्रिक आयनिक एटमॉस्फेयर बनता है, इसकी जो रेडियस होती है उसे हम बोलते हैं डी बाई लेंथ। डी बाई लेंथ की कैलकुलेशन इस फॉर्मूले से करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है अंडर रूट एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट के बी टी अपॉन 2e स्क्वायर NaI। ठीक है ना। देखो ध्यान देना, यहाँ पर क्या है एप्सिलॉन आर का मतलब है डी बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। देखो एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पर वैक्यूम परमिटिविटी, क्या है वैक्यूम परमिटिविटी, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10 की पावर -12। ध्यान देना वैक्यूम परमिटिविटी की वैल्यू कितनी होती है 8.854 इंटू 10 की पावर -12 फेराडे पर मीटर। देखो केबी का मतलब बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, क्या है केबी का मतलब बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू 1.23 इंटू 10 की पावर 1.38 इंटू 10 की पावर -23 जूल पर केल्विन होती है। समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। देखो ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आपको पता है इसे 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम है। Na का मतलब एवोगाद्रो नंबर है जिसकी वैल्यू 6.023 इंटू 10 के पावर 23 पर मोल होती है। आई का मतलब आयनिक स्ट्रेंथ जो क्या होती है यहाँ पर ऑलरेडी हमने मेंशन कर रखा है, ठीक है ना। तो ये अभी तक का जो हमने पार्ट कंप्लीट किया है, एक्चुअली ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जितने भी फॉर्मूले जो बेसिकली हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम में आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम में आते हैं, वो सारे मैंने इतनी सी देर में यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी। आपको इनका अगर डिटेल में नोट्स चाहिए या डिटेल में वीडियो चाहिए तो उस कंडीशन में आपको ई लर्निंग ऐप जो हमारा है वो आपको डाउनलोड करना है। आप जैसे ई लर्निंग ऐप डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे काफ़ी डिटेल में, जिनमें आपको प्रत्येक फॉर्मूले पर बेस्ड न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर कर रखा है एक एक, ठीक है। तो इसके लिए आप ज़रूर हमारा जो ई लर्निंग ऐप है उसको डाउनलोड करें, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको गूगल प्ले स्टोर से भी HGOOD क्लासेज नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। वहाँ पर आपको और भी कई तरह का फ्री स्टडी मटेरियल आपको अवेलेबल हो जाएगा। देखो नेक्स्ट है यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो एनोड होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लोन, LOAN लोन में देखो एनोड नेगेटिवली चार्ज होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। सेल रिप्रेजेंटेशन में एनोड को लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, ये सेल रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट है। ध्यान देना, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें तो एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिवली चार्ज होता है, जस्ट अपोजिट होता है। अब एनोड नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब कैथोड पॉजिटिव है, दोनों इलेक्ट्रोड पर अपोजिट चार्ज यहाँ पर होता है। अब देखो ध्यान देना, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड और कैथोड को कैसे पहचानोगे। ध्यान देना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम हो, लो हो, दो इलेक्ट्रोड में से जिस इलेक्ट्रोड के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लो हो वह एनोड की तरह काम करता है, और जिस इलेक्ट्रोड के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाई हो वो कैथोड की तरह काम करता है। ये आपको हमेशा याद रखना है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। देखो सेल पोटेंशियल की कैलकुलेशन आप करते हो ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैसे कैलकुलेट करते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड, समझ में आ रहा है। तो देखो कैथोड माइनस एनोड से आप कैलकुलेशन करते हो। यहाँ पर हमेशा ध्यान देना है कि यहाँ पर वैल्यू आपको रिडक्शन पोटेंशियल की लेनी है। किसकी लेनी है, रिडक्शन पोटेंशियल की, ये वैल्यू आपको लेनी है, समझ में आ रहा है। किसी को कोई डाउट है क्या। तो देखो अगर आपको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल चाहिए तो ई सेल नॉट इक्वल ई कैथोड नॉट माइनस ई एनोड नॉट आपको करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। देखो नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है डब्ल्यू मैक्स मतलब मैक्सिमम वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के द्वारा किया गया मैक्सिमम वर्क होता है NFE सेल इक्वल डेल्टा जी, NFE सेल इक्वल माइनस डेल्टा जी, ठीक है ना। तो देखो डब्ल्यू मैक्सिमम वर्क डन बाय द सेल के लिए फॉर्मूला क्या, NFE सेल। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन द सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शंस के दौरान कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। F क्या है, फैराडे कांस्टेंट 96500, ठीक है। E क्या है, ई सेल क्या है, सेल पोटेंशियल इन
वोल्ट। तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फैराडे कांस्टेंट 96500, इसके यहाँ पर सेल पोटेंशियल वोल्ट में जब आप रखोगे तो वर्क डन बाय द सेल आपको जूल में मिलेगा। किस में मिलेगा? जूल में। और ये मैक्सिमम वर्क डन बाय द सेल माइनस डेल्टा जी के बराबर होता है। तो एक तरह से गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का भी फॉर्मूला हो गया डेल्टा जी इक्वल, अगर देखेंगे तो क्या होगा? माइनस एन एफ ई सेल नॉट होगा। डेल्टा जी इक्वल क्या होगा? माइनस एन एफ ई सेल यहाँ पर होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो। देखो नेक्स्ट यहाँ पर डाला हुआ है स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल। कोई सेल रिप्रेजेंटेशन आपको दे रखा है। अब जो सेल रिप्रेजेंटेशन आपको दे रखा है, आपसे पूछा जाए ये सेल स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है या फिर इक्विलिब्रियम में, इसके लिए आप क्या करोगे? उस सेल के लिए आप डेल्टा जी की कैलकुलेशन कर लो या फिर उस सेल के लिए आप सेल पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो हमेशा ध्यान देना, यदि सेल के लिए सेल पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव आती है, सेल के लिए सेल पोटेंशियल पॉजिटिव आता है, ये पॉजिटिव आता है, या मैं कहता हूँ डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो ऐसा सेल वर्क करता है। अगर यहाँ पर सेल पोटेंशियल नेगेटिव हो जाए और डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाए तो ऐसा सेल वर्क नहीं करेगा, ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और यदि ई सेल की वैल्यू जीरो हो जाए, डेल्टा जी की वैल्यू भी जीरो हो जाए, तो उस कंडीशन में वो सेल इक्विलिब्रियम में आ जाता है, वहाँ पर सेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाती है। ऐसा सेल भी नॉन स्पॉन्टेनियस ही होता है। समझ में आ रहा है ना? देखो ये नेक्स्ट यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी हुई है, ई सेल इक्वल ई सेल नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान देना। ई सेल इक्वल ई सेल नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान देना, ये नर्स इक्वेशन है, नर्स इक्वेशन है। यहाँ पर है सेल पोटेंशियल, यहाँ पर हो गया स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। समझ में आ रहा है ना? ये यहाँ पर क्या हो गया? 2.303 RT, आर गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होती है। टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एन वही नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन है इन सेल रिएक्शन, और ए फैराडे कांस्टेंट है 96500 कूलम। यहाँ पर एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट है। एक बात ध्यान देना, अगर कोई प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड हो तो उसकी एक्टिविटी को हमेशा आपको 1 मानना है। ध्यान देना, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड हो तो उसकी एक्टिविटी को 1 मानना है। लेकिन यदि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड हो तो एक्टिविटी को 1 मानना है। अगर गैस का केस है, किसका केस है? गैस का केस है। तो गैस का केस है तो आपको वहां पर प्रेशर लेना है एटमॉस्फेयर में। एक्टिविटी की जगह गैस के लिए क्या लेना है? प्रेशर लेना है एटमॉस्फेयर में। ये नर्स इक्वेशन हो जाएगी। नर्स इक्वेशन को अपन सेल पोटेंशियल पे भी अप्लाई कर सकते हैं, नर्स इक्वेशन को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कैलकुलेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल होता है एंटी लॉग एन ई सेल अपॉन 0.0591। क्या होता है? एन ई सेल अपॉन 0.0591 ये होता है। यहाँ पर एन वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि सेल रिएक्शन में ट्रांसफर होता है। यहाँ पर ई सेल नॉट, ई सेल नॉट का मतलब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। इसके बेसिस पर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कैलकुलेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर अपन ने कई सारे फॉर्मूले को कवर किया है और ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। 100% नेट और गेट में से इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा भी और कई फॉर्मूले हैं जिनकी बात अपन आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। पहले आप इसको यहाँ तक कंप्लीट नोट करो। आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो नेक्स्ट फॉर्मूला है E3 इक्वल प्लस माइनस N1 E1 प्लस माइनस N2 E2 अपॉन N3। देखो ये फॉर्मूला ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काम में आता है जब आपको दो अलग अलग इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है और उनके बेसिस पर आपको किसी थर्ड इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो ये फॉर्मूला आप काम में लेते हो। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है आपको, यहाँ पर देखो ध्यान देना, आपको दे रखा है ECU प्लस 2 to CU, इसके लिए पोटेंशियल 2 वोल्ट दे दिया। ECU टू CU प्लस, इसके लिए पोटेंशियल 1 वोल्ट दे दिया। यहाँ पर वैल्यू मर्जी से लिख रखी है, ये इनके एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिया, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दे दिया और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना है, तब ये फॉर्मूला काम में आएगा। ऐसे केस में क्या करना होगा आपको कि इन दोनों इक्वेशन के बेसिस पर थर्ड इक्वेशन लानी है। इन दोनों इक्वेशंस के बेसिस पर जब थर्ड इक्वेशन आप लाओगे तो उसके लिए अगर फर्स्ट इक्वेशन को जोड़ना पड़े तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, घटाना पड़े तो माइनस आ जाएगा। इसी तरह सेकंड इक्वेशन को जोड़ना पड़े तो यहाँ पर प्लस आएगा, घटाना पड़े तो माइनस आ जाएगा। इस तरह के केस को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर इस फॉर्मूले को काम में लेते हैं। एन यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन है, ई सेल पोटेंशियल है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। जैसे यहाँ पर देखो +2 से 0 है, CU +2 to CU 0, इसका मतलब N1 इक्वल यहाँ पर 2 आएगा, E1 के स्थान पर 1 आएगा, आगे प्लस आएगा माइनस आएगा। ये कैसे डिसाइड करोगे? किन दोनों के बेसिस पर ये आपको लानी है। इसके लिए अगर इसको जोड़ना पड़े, फर्स्ट को सेकंड में जोड़ना पड़े तो प्लस आएगा, फर्स्ट को सेकंड में से घटाना पड़े तो माइनस आएगा।
इसी तरह से यहाँ पर प्लस आएगा या माइनस आएगा वो सेकंड इक्वेशन के बेसिस पर हम देखेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला है मैक्सिमम वर्क डन बाय द सेल इक्वल एन एफ ई सेल और डेल्टा जी इक्वल माइनस एन एफ ई सेल, ठीक है ना। एन क्या है, नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, एफ क्या है फैराडे कांस्टेंट, ई सेल क्या है सेल पोटेंशियल है। देखो डेल्टा जी नोट की अगर बात करते हैं तो डेल्टा जी नोट स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इक्वल माइनस एन एफ ई सेल नोट होगा, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज इन सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शंस के दौरान एंट्रोपी में कितना चेंज होगा, फॉर्मूला ये है एन एफ डेल ई अपॉन डेल टी पी। देखो ध्यान देना, एन सेल रिएक्शन के दौरान ट्रांसफर होने वाली इलेक्ट्रॉन की संख्या, एफ फैराडे कांस्टेंट 96500 कूलम है, एन डेल ई अपॉन डेल टी पी का मतलब सेल कोफिशिएंट होता है। क्या होता है ये, सेल कोफिशिएंट, सेल कोफिशिएंट। ध्यान देना, अगर सेल कोफिशिएंट की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो उस कंडीशन में टेम्परेचर बढ़ाने पर सेल पोटेंशियल बढ़ता है। सेल कोफिशिएंट की वैल्यू नेगेटिव होती है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सेल पोटेंशियल घटता है, और सेल कोफिशिएंट की वैल्यू जब जीरो होती है तो टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने का सेल पोटेंशियल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये यहाँ पर आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डेल्टा एच। डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज की कैलकुलेशन कैसे करोगे, ठीक है ना। देखो माइनस ई एन एफ, माइनस एन एफ, एन वही ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन है, एफ फैराडे कांस्टेंट है, ई सेल माइनस टी डेल ई अपॉन डेल टी पी। देखो टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, डेल ई अपॉन डेल टी सेल कोफिशिएंट है, समझ में आ गया होगा। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके बेसिस पर कई प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको कंप्लीट याद होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखी हुई है, लिथियम पोटेशियम बेरिलियम स्ट्रोंशियम कैल्शियम, ये कंटिन्यू नीचे सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम कंटिन्यू, और इसको याद रखने के लिए यहाँ पर एक ट्रिक भी लिखी हुई है, आप इस ट्रिक के बेसिस पर इसको याद कर सकते हो। और अगर आपको डिटेल में चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से एक्चुअली किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, उनको आपको कैसे सॉल्व करना है, तो उसके लिए आप हमारे कंप्लीट नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। तो कंप्लीट नोट्स आपको अगर चाहिए तो आप ई लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर यहाँ तक, या फिर जो गिवन नंबर है उन्हीं पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो। देखो नेक्स्ट है यहाँ पर पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। देखो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में जो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर कि एंड पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो ध्यान देना, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में एंड पॉइंट पर डेल ई अपॉन डेल वी की वैल्यू जीरो नहीं होती, नॉट इक्वल जीरो होती है, या में तो पॉजिटिव वैल्यू होती है, जीरो से ज़्यादा होती है ना। तो यहाँ पर नॉट इक्वल जीरो या यू साइन भी आपको मिल सकता है, ठीक है। जबकि एंड पॉइंट पर डेल डी स्क्वायर अपॉन ई, डी स्क्वायर ई अपॉन डी वी स्क्वायर, ध्यान देना डी स्क्वायर ई अपॉन डी वी स्क्वायर की वैल्यू जीरो होती है। कभी कभी इस तरह से भी पूछा जाता है कि पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में एंड पॉइंट पर क्या होता है, तो ध्यान देना पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में जब एंड पॉइंट आता है तो जो सेल पोटेंशियल है उसमें सडनली जंप होता है, वो अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। देखो पोलेरोग्राफी की बात करें तो पोलेरोग्राफी में एक इक्वेशन काम में आती है जिसको हम कहते हैं इल्कोविक इक्वेशन। ये क्या है एक्चुअली, इल्कोविक इक्वेशन है। क्या ये, इल्कोविक इक्वेशन है ना। चलो लिख लेना इल्कोविक इक्वेशन। यहाँ पर आईडी का मतलब है डिफ्यूजन करंट। क्या है, डिफ्यूजन करंट। इसकी वैल्यू होती है 607 एन डी के पावर 1/2 एम के पावर 2/3 टी के पावर 1/6 सी। देखो एन क्या है, इलेक्ट्रोड रिएक्शंस के दौरान ट्रांसफर होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखो यहाँ पर डीएमई ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड काम में लेते हैं पोलेरोग्राफी में। तो ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड के दौरान इलेक्ट्रोड रिएक्शंस में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं वो एन है। डी का मतलब है डिफ्यूजन कोफिशिएंट, इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एम का मतलब मास फ्लो रेट ऑफ मर्करी, क्योंकि डीएमई काम में लेते हैं ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड, तो मर्करी के मास फ्लो रेट क्या है, वो एम है। मास फ्लो रेट ऑफ मर्करी इन मिलीग्राम पर सेकेंड, किसमें, इन मिलीग्राम पर सेकेंड। ठीक है, मतलब है टाइम टेकन इन फॉर्मेशन ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ मर्करी, मर्करी के 1 ड्रॉप बनने में कितना टाइम लगता है, वो है इन सेकेंड। सी कंसेंट्रेशन ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन इन मिलीमोल पर लीटर, किसमें है, इन मिलीमोल पर लीटर में। समझ में आना। तो कंसेंट्रेशन यहाँ पर है किसमें लेने हैं आपको, इन मिलीमोल पर लीटर में। देखो नेक्स्ट यहाँ पर एक फॉर्मूला है, ये अप्लाइड पोटेंशियल और हाफ वेव पोटेंशियल के बीच का फॉर्मूला है। देखो ध्यान देना, अप्लाइड पोटेंशियल इक्वल हाफ वेव पोटेंशियल माइनस 2.303 RT अपॉन एन एफ लॉग आई अपॉन आई डी माइनस आई। देखो ध्यान देना, आर वही गैस कांस्टेंट है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एन इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में ट्रांसफर होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, एफ फैराडे कांस्टेंट 96500 कूलम है। आई का मतलब है कि अप्लाइड पोटेंशियल ई एफ पर सेल के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर कितना करंट पास हुआ, वो आई है।
ठीक है ना। आईडी डिफ्यूजन करंट है, ध्यान देना आई और आईडी की वैल्यू आपको सेम यूनिट में लेनी है, या तो आई और आईडी दोनों को आपको एम्पेयर में रखना है या दोनों को माइक्रो एम्पेयर में, मिली एम्पेयर में, इस तरह से रखना है। यूनिट सेम होनी चाहिए, यूनिट आप कोई से भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस यूनिट में आईडी की वैल्यू रखोगे उसी यूनिट में आपको आई की भी वैल्यू रखनी है। तो देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो मेन फॉर्मूले काम में आते हैं वो अपने यहाँ पर लिखे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केवल इतनी सी नहीं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काफ़ी बड़ी है, कम से कम मान के चलो कि रजिस्टर के 100 पेजेज इसके अंदर भर जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, 100 पेजेज रजिस्टर के, समझ में आ रहा है ना। उस पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से जो मेन फॉर्मूले जो आपको याद रखने में प्रॉब्लम हो सकती है, या मैं कहता हूँ जो आपको याद होने ही चाहिए, उनको केवल मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। अगर आप कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को काफ़ी डिटेल में पढ़ना चाहते हो या इसके नोट्स चाहिए या आपको लेक्चर चाहिए, तो उस कंडीशन में आपको हमारा ई लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के या फिर अदर चैप्टर्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे, और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इनकी प्रॉब्लम शीट भी आपको मिल जाएगी। प्रॉब्लम शीट में प्रीवियस ईयर के जो CSI नेट एंड गेट के क्वेश्चन है वो भी इंक्लूड है, कंप्लीट आपको वहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर यहाँ तक? तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इस वीडियो को आप जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ठीक है, ताकि इसका बेनिफिट उनको भी हो सके। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, चलो करो इसको नोट।